हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं एट्थ क्लास साइंस एबीडीज लेट्स एक्सप्लोर। और इस बुक का चैप्टर नंबर 11 अभी हम कर रहे हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। ये टॉपिक अभी हम करेंगे। इसके इसके अंदर आता है न्यूटन क्या है, न्यूटन की डेफिनेशन, स्प्रिंग बैलेंस क्या है उसकी डेफिनेशन, और बीच में एक ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। और आगे दो टाइप की जो फोर्सेस है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा यूनिट जो होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है। एक न्यूटन फोर्स क्या होता है, जब कभी वो ह्यूमन बॉडी के अंदर लगता है और वो 1 किलोग्राम जो बॉडी का वेट होगा, 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सलेरेशन पैदा करेगा, तो तब उस वक्त जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन कहलाता है। तो सीधी सी बात करें कि अगर 1 किलोग्राम कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई सॉलिड है, उसके अंदर अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेरेशन पैदा हो जाए, तो जो उस वक्त उसमें फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन होगा। फिर ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है फोर्स की वो होती है किलोग्राम फोर्स। और इसकी डेफिनेशन है, ये वो फोर्स होता है जो कि 1 किलोग्राम फोर्स को, 1 किलोग्राम बॉडी को वर्टिकली उठाए रखेगा। अगेन 1 kgf फोर्स वो फोर्स होता है जो 1 किलोग्राम कोई भी बॉडी है, कोई मास है, कोई मास का मतलब हो गया कोई भी मटेरियल है 1 किलोग्राम, उसको वर्टिकली उठा करके रखेगा। जैसे स्प्रिंग बैलेंस है, वो इस पे हुक पर टांग देते हैं तो वर्टिकली उठा करके रखेगा ना उस ऑब्जेक्ट को। तो वो जो फोर्स लग रहा है वो होगा kgf, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट है किसकी, फोर्स की। इसको डिनोट करते हैं kgf से। 1 kgf बराबर होता है 10 न्यूटन के। ठीक है। फोर्स को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस की डेफिनेशन है यहाँ पर, ये वो डिवाइस होता है जो कि इस प्रिंसिपल पर काम करेगा कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है स्प्रिंग बैलेंस के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्प्रिंग की रेस्ट पोजीशन के बाद में जो भी उस वो स्प्रिंग एक्सटेंड होने पर डिस्टेंस कवर करेगा। अगेन रेस्ट पोजीशन पे जो इसका डिस्टेंस है वो तो है, लेकिन जैसे ही कोई ना कोई चीज़ इसके ऊपर टांगेंगे तो वो एक्सटेंड करेगा, और वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो फोर्स उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, कम डिस्टेंस कवर करता है तो फोर्स भी कम होगा। इज दैट क्लियर? तो आपने देखा होगा कि स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके का, जब इस पर कोई चीज़ टांगते हैं तो स्प्रिंग रेस्ट पोजीशन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा नीचे की तरफ। तो फोर्स डिपेंड करेगा, जितना भी ज़्यादा वो अपनी रेस्ट पोजीशन के बाद में स्प्रिंग में थोड़ा सा फैलाव आएगा, एक्सटेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा नीचे की तरफ, जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो यही इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ये हुक्स लॉ है। ठीक है। अब फैक्ट बॉक्स है, स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ। यही जो हमने पढ़ा प्रिंसिपल, ये हुक्स लॉ ही है। तो स्प्रिंग बैलेंस हुक्स लॉ के प्रिंसिपल पर काम करता है। द लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेन इन अ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट सॉलिड। मतलब कि ये लॉ क्या कहता है, स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। किसी भी सॉलिड के अंदर खिंचाव है वो डिपेंड करता है उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, जितना भी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेस पड़ रहा है उसके ऊपर, जितना खिंचाव मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा उतना ही ज़्यादा खिंचाव आएगा, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। ऐसे नहीं विद इन ये ना आगे ना, जैसे विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द सॉलिड, एक लिमिट तक जो भी सॉलिड के अंदर खिंचाव आ रहा है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? और अब जब मान लिया स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही हो जाए, एक लिमिट से बाहर हो जाए, तो फिर वो जो सॉलिड है वो टूट जाएगा। क्लियर? तो वही स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर भी बात आ रखी है। तो उसमें फोर्स डिपेंड करता है स्प्रिंग रेस्ट पोजीशन के बाद में कितना ज़्यादा वो एक्सपेंड कर जाता है नीचे की तरफ। क्लियर है? अब है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के टाइप्स है वो नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जब कभी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसमें किसी न किसी टाइप का इंटरेक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। चाहे आपने गाड़ी को धक्का मारा तो गाड़ी को धक्का मारते हुए आपकी हथेली और गाड़ी के साथ में टच हुआ है। ठीक है। तो ये इंटरेक्शन अब कोई ज़रूरी नहीं है फिजिकली हो, कि भाई आपने फिजिकली ही इसको टच किया हो, जैसे कि मूवी वगैरह में दिखाते हैं जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है, बिना हाथ लगाए वो हाथ के इशारे से चीज़ों को उठा के इधर उधर कर देता है, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है।
जबकि ये तो सिर्फ अभी तक धारणाएं हैं, सच में ये ऐसा है भी या नहीं तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक किसी के सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि हाथ के इशारे से कोई ऐसा कुछ कर देता हो। तो अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर कि भाई जो टच नहीं हुआ, तो उसके भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आता है अभी जो हमने बात किया था ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ उछालते हो वो नीचे की तरफ आती है ग्रेविटी की वजह से। मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। तो वो भी किस वजह से है, हाँ जी, तो वो भी जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। तो अब इसके आधार पर ही भाई इंटरेक्शन के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से, इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट से है, कॉन्टैक्ट के प्रेजेंस और एब्सेंस को दिमाग में रखते हुए फोर्स को हम डिफाइन मतलब जो फोर्सेस है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है कॉन्टैक्ट फोर्स में और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब कभी फोर्स अप्लाई किया जाए एक ऑब्जेक्ट के द्वारा तो उसका दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसके साथ कांटेक्ट में है उसके उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब कभी किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स लगाया जाता है तो उस पर कोई इफेक्ट होगा, लेकिन वो कांटेक्ट की वजह से होगा। अगेन समझ में आ रहा है आपको, जब कभी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगाया जाए तो उसका इफेक्ट पड़ता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में होता है तभी उस पर असर पड़ता है। तो ऐसे फोर्स को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। कुछ एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स के, जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ ए बैलेंस। बैलेंस के स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आती है, तो ये आपके सामने हुक आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या होगा कि एक स्ट्रेचिंग जैसे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसमें स्ट्रेचिंग आती है ना। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इसके हुक के साथ में कॉन्टैक्ट में है कि नहीं, तो ये कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। एक एग्जांपल तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर समझे आप, पुशिंग ऑफ ए प्रैम, प्रैम को पुश करना। प्रैम क्या होता है, जो बच्चों को रखने के लिए जो गाड़ी होती है तो ये प्रैम के अंदर ये प्रैम होती है। तो जब आप इसको पुश करते हैं बच्चे को घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि टच करते हैं तभी तो हम उस पर फोर्स लगा पाते हैं। किकिंग ऑफ ए फुटबॉल, फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो भी कॉन्टैक्ट ही होता है पैरों का फुटबॉल के साथ में। पुशिंग द डोर, डोर को पुश करते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, उसको धकेलते हैं तो दरवाज़ा खुलता है। हिटिंग अ बॉल, हॉकी बॉल हो गई, चाहे वो फुटबॉल हो गई, चाहे वो कोई भी चीज़ हो गई, तो अगर हम उसको हिट करें हाथ से या पैर से, पैर से करते तो उसे किक कह देते हैं। या क्रिकेट बॉल हो गई, उसको हिट करके बॉल से बैट से, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट होता है तभी ये जो है ना अपना काम कर पाते। अब आगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कॉन्टैक्ट फोर्स इतने टाइप के हो सकते हैं। एक मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अब कोई जरूरी नहीं कि ह्यूमन बॉडी हो, ये किसी भी जानवर की बॉडी भी हो सकती है। फोर्स अप्लाइड बाय द ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, तो वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। ये वो फोर्स है, इज द फोर्स wherein our physical strength is used to change the state of motion of an object। ये वो फोर्स होता है और ये फोर्स हमारी मतलब wherein our physical strength, जिसमें हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ काम आती है, हमारी हो चाहे जानवर की हो, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काम आती है। ये वो फोर्स होता है जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल स्ट्रेंथ काम में आती है। क्लियर है, और वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आदमी कार को धक्का मार रहा है, ठीक है, या फिर बुलक है, यहाँ पे बैल है, जैसे वो कार्ट लोड को खींच रहा है, जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में सामान लादा जाता है, तो जो बैल है उसको खींच रहा होता है, एक या दो बैल उसको खींच रहे होते हैं, तो ये भी मस्कुलर फोर्स ही है। और या साइकिलिंग कर रहे हो आप तो भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है, टांगों का फोर्स लग रहा है। वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग किया जा रहा है तो ये भी मस्कुलर फोर्स है। या एथलीट है, रन कर रहा है अपने ट्रैक के ऊपर, तो वही मस्कुलर फोर्स होगा। तो मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रगड़ लगती है तो उसकी वजह से वो चीज़
क्या है, थोड़ी सी, जैसे अगर मान लिया अब आप चलते हो रोड के ऊपर, तो चलते वक्त भी आपके पैरों का जो जो जूतों का जो सोल है वो रोड के साथ में फ्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। टायर घिस जाते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। मैच बॉक्स माचिस होती है, आप उसको जलाते हो तो उसके लिए उसको हिट करते हो, जो मैच बॉक्स के साथ में खुरदरा पार्ट होता है, तो वो उसकी वजह से गर्म हो जाता है और इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने के बाद में तिल्ली जल जाती है। राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जो फोर्स है, जब दो फोर्सेस के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है, जो उसके कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो वो कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो जो दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो जो दो ऑब्जेक्ट हो गया, उनके कॉन्टैक्ट, उनकी सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब ग्रिप भी आप फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही कर पाते हो, पुश भी आप फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही कर पाते हो। समझ में आ रहा है? नहीं तो अगर ये इसी वजह से तो आपका हाथ फिसलता नहीं है, फ्रिक्शन हो रहा होता है उस वक्त, तो आप आसानी से कार को धक्का दे पाते हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉल रोल्स ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन इज ऑफर्ड बाय द ग्राउंड एंड इट इवेंचुअली स्टॉप्स मूविंग ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब कभी एक बॉल ग्राउंड पर रोल कर रही है, मान लिया कि एक क्रिकेटर ने बॉल को स्ट्राइक किया और अब बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, तो कई बार होता है, आप देखते हो कि वो ग्राउंड का फ्रिक्शन पड़ता है और वो घास का फ्रिक्शन पड़ता है, जिसकी वजह से आगे जा कर के एक टाइम पर बाउंड्री को टच किए बिना ही वो रुक जाती है। तो थोड़े टाइम के बाद में वो रुक जाती है, क्योंकि ग्राउंड जो उस पर फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है। क्लियर है? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हुआ है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा ही जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जैसे कि जब आप देखोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही सब चीज़ें होती है। जैसे कि गाड़ी वगैरह है, गाड़ी आगे रन कर रही है, तो फ्रिक्शन किस तरफ रन करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। क्लियर है? हमेशा ही फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है आपको? सम एग्जाम्पल्स वेयर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स आर रबिंग बोथ हैंड्स टुगेदर टू क्रिएट हीट। ठंड के टाइम पर जब आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हो, तो उसकी वजह से वो दोनों हथेली फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होती है? गर्म कर जाती है, गर्म हो जाती है और आपको थोड़ी राहत महसूस होती है। सर्दियों में आप ऐसा करते ही होंगे। पर्सन स्लाइडिंग डाउन अ स्लाइड, झूले पर जब वो स्लाइड कर रहा होता है बच्चे, तो वो क्या होगा? जैसे यहाँ पर है, स्लाइडिंग की जा रही है, तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। क्योंकि जब कभी फ्रिक्शन कम होगा तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन होता ही है ना। अगर मान लिया कि खुरदरा पार्ट है, ज़्यादा स्लाइड जो है खुरदरा है, तो आपको अपनी तरफ से जोर लगाना पड़ता है आगे जाने के लिए। और अगर फ्रिक्शन बहुत ही कम है, बिल्कुल प्लेन है, तो एकदम आप नीचे की तरफ तेज़ी से आते हो। इसी तरीके से कोस्टर स्लाइडिंग ऑन अ टेबल टॉप, टेबल टॉप के ऊपर कोई कोस्टर स्लाइडिंग की जा रही है, जैसे कि अब वैसे तो कोस्टर ये होता है, लेकिन टेबल टॉप के ऊपर ये, जैसे कि ये भी कोस्टर ही है। इस टाइप के जो होते हैं, चाय वगैरह रखने के लिए रखे जाते हैं, है ना। तो ये कोस्टर, इसको जब स्लाइड करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है? तो टेबल टॉप के ऊपर जब कोस्टर को आप रोल करते हो, स्लाइड करते हो। अब बॉक्स पोस्ट अलोंग द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर आप किसी भी बॉक्स को जब मूव करते हो। वैसे ये एग्जांपल्स की बजाय अगर एग्जांपल ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक। यहाँ पे फ्रिक्शन साफ नज़र आता है। मैच स्टिक को हम जब स्ट्राइक करते हैं तो वो जल जाती है। यहाँ पर हो गया वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जब हम वॉक करते हैं तो उसकी वजह से भी फ्रिक्शन होता है, और ऊपर वाले सब के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से फिर वो ये कर पाते हैं, काम हो पाता है। अगर मान लिया कि रोड के अंदर बिल्कुल प्लेन है, पानी है या फिर तेल है, तो फिर इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, जिससे कि फिर वो मोशन नहीं हो पाएगी। तो ये थे आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स थे। कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स आए? अभी यहाँ पर जो दो बताए हैं, एक मस्कुलर फोर्स, दो फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं?
जो जिसमें आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते एक दूसरे के, तब जो फोर्स अप्लाई होता है वो कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो एक डिस्टेंस पर ही क्या है एक्ट करते हैं। समझ में आया आपको? एक डिस्टेंस पर ही वो कॉन्टैक्ट मतलब आपस में टच नहीं करते, थोड़े डिस्टेंस पर ही अपना फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? जैसे अब मान लिया किसी भी ऑब्जेक्ट मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, इसके लिए कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर बिना कॉन्टैक्ट के थोड़े से डिस्टेंस पर ही वहाँ पर फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें एक्शन आ जाता है। क्लियर हुआ? अगेन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते एक दूसरे के, तब जो फोर्स अप्लाइड होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो एक डिस्टेंस पर ही अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब एक बॉल को हम हवा में ऊपर उछालते हैं, तो ये थोड़े टाइम के बाद धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो कोई टच तो ना हुआ है, धरती ने कोई टच तो ना किया कि क्यों जा रही है बॉल ऊपर, चल रहा नीचे पकड़ लेती है उसे, ऐसा तो नहीं है, वो नीचे अपने आप ही आ जाता है। ये कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरीके से जब पैराशूट की मदद से, चाहे वो सेना के जवान हो या फिर कुछ होते हैं जिनको इस तरीके की एक्टिविटी करना पसंद आती है, तो वो वहाँ से छलांग लगाते हैं, तो वो नीचे की तरफ ही आते हैं। एक दूरी पर आने के बाद में वो अपने पैराशूट को खोल देते हैं। तो ये भी उसी वजह से होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कई एग्जांपल दे रखे हैं, जिसमें कि पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वो फोर्स है जिसकी मदद से अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज़ लगा रही होती है दूसरी चीज़ के ऊपर, चाहे हम हैं, हम भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर, हम भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं दूसरी बॉडी के ऊपर, लेकिन हमारा मास बहुत कम है, यानी कि हमारा वेट बहुत कम है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन में नहीं आता। लेकिन सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तगड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इतने इतने प्लैनेट्स को अपनी चारों तरफ घुमा रहा है। राइट? इसी तरह जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है और अर्थ के मुकाबले में। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के केस में दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ उछालते हो, तो हमेशा ही ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन ईच अदर एंड ऑन मेटल्स सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट अप्लाई करता है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, या फिर मैग्नेट का किसी और मेटल्स के ऊपर, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये एग्जांपल है मेटल के, तो चाहे वो मैग्नेट इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। एग्जांपल के तौर पर जो दो मैग्नेट होंगे उनके बीच में जो अनलाइक पोल्स होंगे, यानी कि अनलाइक पोल्स का मतलब है नॉर्थ साउथ को, जैसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ है ना, तो दूसरे मैग्नेट का कोई जो यहाँ पे नॉर्थ है तो वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वाला जो फिगर है, इसमें नॉर्थ साउथ को, और जो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ अनलाइक पोल्स हो गए, नॉर्थ साउथ को, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो आयरन फिलिंग है भरी हुई है और यहाँ पर खाली है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर अनलाइक पोल्स होंगे, वो एक दूसरे को, जो मैग्नेट के अनलाइक पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन टू मैग्नेट्स विदाउट कॉन्टैक्ट। अब जो फोर्स, ये जो फोर्सेस है, दीज फोर्सेस यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जो था और रिपेल फोर्स था, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना ही था उनके आपस में, तो इसलिए ये कहलाएंगे ये मैग्नेटिक फोर्स है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। Magnetic force is used to separate iron scrap from heaps of waste, which can be used to recycle iron. अब जो मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जब कभी कोई ढेर की ढेर पड़े हुए है, प्लास्टिक के भी है, उसमें कोई और ग्लास वगैरह भी है, या कूड़े के अंदर कह लो, उसके अंदर से भी
आयरन की चीज़ों को बाहर निकालने के लिए इस मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हो कि रोड पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक अपने साथ में एक कोई मैग्नेटिक चीज़ लेकर के घूमते हैं, रस्सी से बंधी हुई होती है और उसको जो रोड के साथ साथ लगाते हुए घूमते हैं, जिससे कि कोई मैग्नेटिक कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई आयरन कोई कील हो, कुछ भी चीज़ हो, वो उसके साथ में चिपक जाती है और वो फिर उसको कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और उससे उनको आमदनी होती है। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो ढेर लगे हुए होते हैं कूड़ों के, उसके अंदर से क्रेन की मदद से मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करके उनमें से आयरन की चीज़ें बाहर निकाल दी जाती है और उसके बाद उनको रिसाइकल कर लिया जाता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपने समझा। फिर बारी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चेंज पार्टिकल जैसे चार्ज पार्टिकल आएगा यहाँ पे, CHARN की जगह R कर लीजिएगा। जो ये फोर्स है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और ये रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स भी था जो कि अनलाइक फोर्स में था, और रिपेल करने वाला फोर्स भी था जो कि लाइक चार्जेस लाइक जो क्या कहते हैं उसे, लाइक पोल्स के बीच में था, नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को। तो वैसे ही यहाँ पर दो फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप किया जा सकता है किसी भी कोई मतलब कई चीज़ों के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर, जब कभी उनको आपस में एक दूसरे के रब किया जाता है। रब यानी कि रगड़ना, जब उनको आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो उन पर आपस में चार्ज आ जाता है। ये दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? ओके, अब आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। जब कभी भी आप कंघी को, कोम को रब करते हो कपड़े के साथ में, तो कोम के ऊपर चार्ज आ जाता है और वो पेपर के छोटे छोटे पीसीज को अपनी तरफ जब उसके पास खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, विच आर ब्रॉट नियर इट, जो उसके पास में लाए जाते हैं। तो जब कभी कंघी को सूखे कपड़े के साथ में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो छोटे छोटे जो पेपर के पीस होते हैं उनको वो अपनी तरफ खींच लेती है जैसे ही वो उनके पास में लाए जाते हैं। समझ में आया आपको? व्हेन अ प्लास्टिक पेन इज रब्ड इन ड्राई हेयर, जब प्लास्टिक पेन को सूखे बालों पर रगड़ा जाता है तो भी वो यही एक्टिविटी, यही वर्क करता है। जब कभी कोई छोटे छोटे पेपर के पीस उसके पास लाए जाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका भी लेता है। और एक और एग्जांपल है, जब कभी सिल्क क्लॉथ को आपने प्रेस किया हो, ध्यान से बिना चिपे सही तरीके से प्रेस किया, और जब आप उसको पहन लेते हो तुरंत प्रेस करने के बाद में, तो वो आपकी बॉडी के साथ में चिपक जाते हैं। क्लिंग यानी चिपकना, चिपक जाते हैं। तो ये भी इसी वजह से होता है कि चार्जेस उस पर आ चुका होता है, इसलिए। अब ये एक्टिविटी है, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप ये घर पर भी कर सकते हो। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? एक, आपको चाहिए फूला हुआ गुब्बारा। दूसरा, कॉटन का कपड़ा यानी कि सूती कपड़ा। और एक रनिंग टैप, चलता हुआ पानी वाला टैप। पानी में टैप को थोड़ा चला दो, पानी की धार नीचे गिरती रहेगी। फिर है आपको बैलून को फुलाना है, इन्फ्लेट करना है, मतलब फुलाना। और फिर रनिंग वाटर के पास उसे लेकर के आना है। अब आप क्या करोगे? कुछ भी इसमें असर नज़र नहीं आएगा, पानी जैसे बहता है वैसा बहता रहेगा स्ट्रेट। अब आपको बैलून को रब करना है कॉटन क्लॉथ के साथ में, और फिर ये वाली एक्टिविटी आपको आगे करनी है। अब जब आपने उसको रब कर दिया है तो आप देखो, जब शुरुआत में जब आपने देखा तो जब रनिंग वाटर है वो स्ट्रेट नीचे की तरफ गिरता रहा, लेकिन जब आप रनिंग वाटर को, बैलून को आपने जब कपड़े के साथ में रगड़ा और उसके बाद रनिंग वाटर के पास लेकर के आए, तो स्ट्रीम जो है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। स्ट्रेट नीचे गिरने के बजाय वो टिल्ट हो जाती है, तिरछी हो जाती है, और वो बैलून की तरफ जाती है, बैलून की तरफ हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? दिस इज बिकॉज रबिंग द बैलून विद क्लॉथ चार्ज
जब बैलून को कपड़े के साथ में रगड़ा गया, रब किया गया, तो वो चार्ज आ गया उसके ऊपर, और इस वजह से वो रनिंग वाटर को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही हुआ है। तो ये जो फोर्स लगा है, जो इसकी पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, ये अट्रैक्टिव, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स में आता है। क्लियर है? और अब इसके आगे का जो पार्ट है प्रेशर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने करना वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अगर कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रही। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।